Jai Hind and welcome to 12th lecture of the geographical series in 30 days CAPF crash course. This is day 11. The attitude determines your altitude. 12th lecture is very important. जो टॉपिक आज इसमें हम कवर करेंगे दैट इज टाइड, क्लाउड्स, एटमॉस्फेयर, हीट बजट, मेजर लेक्स एंड सम मिसलेनियस टॉपिक्स. स्लाइड देखिए. एटमॉस्फेयर का ये एटमॉस्फेयर के कुछ टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में कवर होंगे. सो लेट अस प्रोसीड. देखिए हमारा सबसे पहला टॉपिक टाइड है. डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो ये पीरियोडिकल राइज एंड फॉल ऑफ सी लेवल्स दैट इज़ कॉज्ड बाय इफेक्ट्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस एक्सर्टेड बाय मून, सन एंड रोटेशन ऑफ अर्थ एंड एसोसिएटेड सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस. देखिए यहाँ पे जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट सवाल जो यूपीएससी व्यू पॉइंट से बनता है कि वो स्प्रिंग टाइड, नीप टाइड क्या होते हैं, सोलर एंड पोलर एक्लिप्स क्या होते हैं, पेरिजी अपोजी क्या होता है. समझते हैं इसको. देखिए सबसे पहले स्प्रिंग टाइड जो है स्ट्रॉन्ग टाइड जब जो होता है दैट इज़ कॉल्ड दी स्प्रिंग टाइड. और नीप टाइड होता है ये सबसे वीक टाइड होता है और उसका हाइट भी सबसे कम होता है. देखिए स्प्रिंग टाइड का फॉर्मेशन तब होता है व्हेन सन, अर्थ एंड मून आर इन दी सिमेट्री, दे आर इन दी सिनर्जी का मतलब है कि ये तीनों ही एक ही प्लेन पे होते हैं. दे आर इन द सेम प्लेन एंड दे आर इन द सेम लाइन. जब सेम लाइन पे होते हैं तो सेंट्रिपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस जो एग्जर्ट होता है दैट इज डन बाय द सन एंड अर्थ रिस्पेक्टिवली ऑन दी मून. तो ये कंबाइंड इफेक्ट होकर के स्प्रिंग टाइड बनते हैं. एंड नीप टाइड का मतलब है कि व्हेन सन, मून एंड अर्थ they are forming a they are not in synergy and they are forming a triangular like shape. तो ये दैट यहाँ पे क्या होता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो हैं वो एक दूसरे को कैंसल आउट करते हैं और इस वजह से जो भी नॉर्मल टाइड से भी कम टाइड होता है, राइज एंड फॉल होता है, दैट इज़ द नीप टाइड. देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है कि पेरिजी और अपोजी क्या होता है. तो पेरिजी का मतलब है कि मून जो है नियरेस्ट मून जो है अर्थ से नियरेस्ट डिस्टेंस पे, दैट इज़ द पेरिजी. अपोजी का मतलब है इट इज़ एट द फार्देस्ट डिस्टेंस, मून इज एट द फार्देस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, दैट इज़ अपोजी. नेक्स्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है कि एब इज़ द टाइम बिटवीन हाई टाइड एंड लो टाइड व्हेन द वाटर लेवल इज़ फॉलिंग. और फ्लड इज़ द टाइम बिटवीन लो टाइड एंड हाई टाइड व्हेन द टाइड इज़ राइजिंग. देखिए एक पॉइंट आप याद रखिएगा कि जो स्प्रिंग टाइड होता है इट कम्स एट फुल मून एंड न्यू मून डे. नीप टाइड जो होता है वो फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टर ऑफ द मून. एक लास्ट पॉइंट बट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि स्प्रिंग टाइड, सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स कब होता है. देखिए अब मैं आपको की पॉइंट बता रहा हूँ. सोलर इक्लिप्स याद रखने के लिए आप याद रखिए कि व्हेन सेम साइड ऑफ द अर्थ, इसका मतलब है कि अर्थ के सेम साइड में मून और सन रहेगा तो जो इक्लिप्स फॉर्मेशन होगा तो दैट इज़ दी सोलर इक्लिप्स. व्हेन दे आर नॉट इन दी सेम साइड तो इस कंडीशन में लूनर इक्लिप्स होगा. सेम साइड ऑफ द अर्थ होते हैं सोलर इक्लिप्स में तो उस कंडीशन को हम कॉन्जुगेशन बोलते हैं. और व्हेन दे आर इन दी ऑपोजिट साइड ऑफ द अर्थ तो इस पोजीशन को हम ऑपोजिशन बोलते हैं. आप याद रखेंगे इस टर्म्स को. मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट जितने भी टाइड से रिलेटेड थे सारे मैंने कवर कर दिए हैं. नेक्स्ट हमारा वेव्स. देखिए वेव्स जो है ऑसिलेटरी मूवमेंट को बोलते हैं दैट रिजल्ट इन द राइज एंड फॉल ऑफ वाटर. इसमें आप कुछ चीज़ें को याद रखेंगे जैसे कि वेव एम्पलीट्यूड. इसमें आप देखिए एम्पलीट्यूड हाफ हाइट ऑफ द वेव है उसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं. फिगर में आपको दिख रहा होगा. नेक्स्ट पॉइंट है वेव स्पीड. देखिए रेट जिस रेट से जो वेव्स मूव करता है उसको हम वेव स्पीड बोलते हैं और ये मेज़र होता है नॉट्स में. वेव फ्रीक्वेंसी तो किसी एक पॉइंट को आप पकड़ लीजिए और वहाँ पे उस गिवन पॉइंट पे नंबर ऑफ वेव्स पास कर रहे हैं एक सेकेंड में, दैट इज़ दी फ्रीक्वेंसी. देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लाउड्स. वेरी इंपॉर्टेंट यूपीएससी व्यू पॉइंट से. इसमें दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं. पहला कि क्लाउड का नाम, हाइट, और फिर दूसरा जो है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स. तो आप एक्सेस कर लीजिएगा. बहुत ही ल्यूसिड लैंग्वेज में सब कुछ दिया हुआ है. यहाँ आपको कुछ समझाने के लिए नहीं है, बस कुछ चीज़ें हैं आप ध्यान रखिए. मैं बता देता हूँ आपको कि देखिए सिरस क्लाउड के आप फिगर को देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आइस क्रिस्टल्स टाइप दिख रहे हैं. ट्रांसपेरेंट आइस, नॉन ट्रांसपेरेंट बट आइस क्रिस्टल्स
यहाँ शीट टाइप दिख रहा है। सिमिलरली आप सिरोक्यूमुलस को देखेंगे तो ये भी वाटर पार्टिकल्स ही हैं, लेकिन ये पैचेस में है, ग्लोबुलर फॉर्म्स में। सिमिलरली सिरोस्ट्रैटस को अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई पैचेस नहीं बन रहे हैं, आइस क्रिस्टल्स नहीं दिख रहे हैं, यहाँ पे थिन शीट्स दिख रहा है। शीट्स टाइप के ये क्लाउड फॉर्मेशन है। तो हाई क्लाउड्स में हमको जो याद रखना है, सिरस, सिरोस्ट्रेटस एंड सिरोक्यूमुलस। आप कैरेक्टरिस्टिक्स इसके पढ़ लेंगे ऊपर पीडीएफ में। ये सारे पीडीएफ आपको एक्सेस कर लेंगे आप मेरे टेलीग्राम चैनल से, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। नेक्स्ट इज क्यूमुलोनिम्बस। देखिए क्यूमुलस निम्बस जो होता है वो काफ़ी हाइट वाला होता है। इसका हाइट अप टू 9 किलोमीटर भी जाता है। तो ये एक डिस्टिंक्टिव फीचर है क्यूमुलोनिम्बस का, आप ये याद रखेंगे। एक पॉइंट आप याद रखेंगे, निम्बो स्ट्रैटस क्लाउड जो है ये एसोसिएटेड है थंडर, लाइटनिंग, रेनफॉल से। आप इसके फिगर को देखिए, आपको ये डार्क ग्रेइश कलर दिखेगा विथ लॉट्स ऑफ हैवी वाटर कंटेन इन इट। तो निम्बो स्ट्रैटस जो है ये लाइटनिंग से भी देखिए, आपके फिगर में भी दिख रहा होगा बिजली चमकते हुए। तो निम्बो स्ट्रैटस से आप वो ध्यान रख लेंगे। नेक्स्ट आप बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे से बाय हार्ट याद करके जाइएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर आप याद करके नहीं जाते हैं तो यूपीएससी को एच मिल जाता है एंड इट प्लेज विद द क्वेश्चन। बहुत ही ईजी सवाल आते हैं, अगर आपको थोड़ा सा भी एक दो कैरेक्टरिस्टिक्स याद रह जाता है तो आप सवाल कर ले जाएंगे। आई वुड सजेस्ट कि आप इसको बाय हार्ट रट के जाएँ। देखिए कुछ एलिमेंट्स आपको याद रखने हैं विजिबिलिटी के हिसाब से, हेज, मिस्ट एंड फॉग। देखिए सबसे कम विजिबिलिटी जिसकी होती है वो फॉग है, इसका विजिबिलिटी लेस देन 1 किलोमीटर होता है। नेक्स्ट इज मिस्ट। मिस्ट की विजिबिलिटी फॉग से ज़्यादा होती है, ग्रेटर देन 1 किलोमीटर बट लेस देन 2 किलोमीटर। और सबसे लास्ट टर्म है हेज़। हेज़ की विजिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, विजिबिलिटी इज़ बिटवीन 2 किलोमीटर टू 5 किलोमीटर। नेक्स्ट आपको जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है कि स्मॉग, देखिए स्मॉग जो है वो फॉग और स्मोक दोनों मिल करके स्मॉग बनाते हैं। दूसरा पॉइंट है फ्रॉस्ट। देखिए फ्रॉस्ट का फॉर्मेशन कोल्ड सरफेस पे होता है जब कंडेंसेशन जो है वो कंडेंसेशन टेक्स प्लेस बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए कंडेंसेशन क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, ये आगे के लेक्चर्स में। जब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एटमॉस्फेयर, इसका डेफिनेशन आप याद रखिए कि एटमॉस्फेयर है ये कंपोज्ड ऑफ गैसेस, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल है। देखिए नेक्स्ट इसमें जो इम्पोर्टेंट कई बार क्वेश्चंस बनते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट के ऊपर एंड परसेंटेज बाय वॉल्यूम, तो आई वुड सजेस्ट आप इसको एकदम बाय हार्ट रट के जाएं। सबसे ज़्यादा कॉम्पोजिशन है नाइट्रोजन का 78%, उसके बाद ऑक्सीजन 20.95%, सबसे लास्ट में हाइड्रोजन। आई वुड सजेस्ट कि आप इसको याद करके जाएं, एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। नेक्स्ट है हमारा वाटर वेपर। देखिए वाटर वेपर से एक पॉइंट आपको याद रखना है कि इट डिक्रीजेज विद द ऑल्टीट्यूड एंड इट ऑल्सो डिक्रीजेज फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल एंड इट एक्ट्स एज ब्लैंकेट फॉर द अर्थ बाय ऑब्जर्विंग इनकमिंग रेडिएशन। नेक्स्ट पॉइंट है डस्ट पार्टिकल्स। देखिए डस्ट पार्टिकल इंक्लूड करता है सभी चीज़ें जैसे कि सी सॉल्ट, फाइन सॉइल, ऐश, पॉलन, स्मोक, सूट एक्सेट्रा। इट इज़ फाउंड इन द सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन। देखिए टेम्परेट रीजन इज़ अराउंड 66.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ में, उसको हम टेम्परेट रीजन बोलते हैं ऑफ द ग्लोब। सब ट्रॉपिकल जो है वो ट्रॉपिकल और टेम्परेट के बीच में, दैट इज़ द सब ट्रॉपिकल रीजन। नेक्स्ट डस्ट पार्टिकल से आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि इट एक्ट्स एज हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई अराउंड विच वाटर वेपर कंडेंसेस। देखिए हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई क्या होता है, ये बहुत टेक्निकल टर्म है। आप एग्जाम व्यू पॉइंट से इतना समझिए कि क्लाउड फॉर्मेशन में हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई जो है इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इट एक्ट्स एज कैटलिस्ट और ये क्लाउड फॉर्मेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बाकी डिटेल में जाने की अभी ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल के लिए। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहला है ट्रोपोस्फेयर। जो क्वेश्चंस बनते हैं आप स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर को ध्यान रखें, टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप। तो मैं अब सजेस्ट कि आप जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे याद रखिए। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। देखिए स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर के बीच में एक ट्रोपोपॉज है। यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस जो है एकदम थोड़े डिस्टेंस के लिए रुक जाता है। सिमिलरली स्ट्रेटोस्फेयर एंड मेसोस्फेयर के बीच में स्ट्रेटोपॉज है। देखिए जनरली क्या होता है कि हम जब जैसे जैसे एटमॉस्फेयर के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो कम होता है,
और जिस रेट से टेम्परेचर कम होता है उसको हम लैप्स रेट बोलते हैं। जनरली इट इज़ 1.6 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, ये लैप्स रेट है। लेकिन कुछ ऐसे लेयर्स हैं जहाँ पे टेम्परेचर कम होने के बजाय बढ़ जाता है। जैसे कि हम आगे देखेंगे कि आयनोस्फेयर में आयंस होने की वजह से वहाँ पे टेम्परेचर घटने के बजाय जैसे हम ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है। तो इस जो नेक्स्ट इससे एसोसिएटेड पॉइंट्स हम आगे देख लेते हैं। पहला है ट्रोपोस्फेयर, इस सबसे लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ है। एवरेज हाइट इसका 13 किलोमीटर है। थिकनेस जो है इसका ग्रेटर इक्वेटर पे है और पोल्स पे इसका कम है, अराउंड 8 किलोमीटर। इट इज़ एसोसिएटेड विद क्लाइमेटिक एंड वेदर फेनोमेना। इट एंड्स विद ट्रोपोपॉज। स्ट्रेटोस्फेयर में आपको याद रखना है कि देखिए दिस इज़ द लेयर वेयर यहाँ पे फ्लाइट्स उड़ाए जाते हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ पे क्लाउड नहीं होता है। इट इज़ अ थिन एयर विदाउट डस्ट एंड वेपर। द टेम्परेचर इन दिस रिमेन्स कांस्टेंट फॉर सम डिस्टेंस बट देन राइजेस। और ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रेजेंस ऑफ ओजोन होता है। देखिए हम अभी बात कर रहे थे कि दो लेयर में, दैट इज स्ट्रेटोस्फेयर में, आयनोस्फेयर में टेम्परेचर ऊपर जाने से बढ़ता है। तो स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर बढ़ने का रीज़न है ओजोन। आयनोस्फेयर में रीज़न है आयंस का प्रेजेंस होना। स्ट्रेटोस्फेयर में आप दो पॉइंट आप याद रखेंगे, प्रेजेंस ऑफ ओजोन, इसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ता है, और यहाँ पे क्लाउड्स वगैरह नहीं होते हैं। दैट एब्सेंस ऑफ क्लाउड है, दैट इज़ वाई सूटेबल फॉर एरोप्लेन्स फ्लाइंग। नेक्स्ट इज मेसोस्फेयर। देखिए ये इंटरमीडिएट लेयर है बियॉन्ड ओजोन लेयर, और ये कंटिन्यू करता है अप टू ऑल्टीट्यूड ऑफ 80 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सर्फेस। टेम्परेचर जो इसमें ग्रेजुअली फॉल होता है फ्रॉम -80 डिग्री सेंटीग्रेड एट 80 किलोमीटर अप टू ऑल्टीट्यूड। और अपर लेयर ऑफ मेसोस्फेयर है ये मेसोपॉज बोलते हैं। नेक्स्ट इज थर्मोस्फेयर। देखिए थर्मोस्फेयर के एक छोटे से पार्ट को आयनोस्फेयर बोलते हैं, जहाँ पे आयंस काफ़ी पाए जाते हैं। दिस इज द आयनोस्फेयर ओनली रिफ्लेक्ट्स द रेडियो वेव्स। दो पॉइंट आप याद रखेंगे यहाँ से। तो इसके वजह से आयंस का होने की वजह से यहाँ पे टेम्परेचर विथ हाइट जो है वो रैपिडली इंक्रीज होता है। नेक्स्ट इज आयनोस्फेयर। इट कंटेन्स इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड आयंस विच मेक शॉर्ट वेव रेडियो वेव्स ट्रांसमिशन पॉसिबल ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। देखिए मैंने आपको बता दिया रेडियो वेव्स। मीटियोर्स जो बाहर से जो ऊपर से आते हैं, दैट दिस गेट्स बर्न इन दिस रीजन देयर बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। ये भी एक रीज़न है। नेक्स्ट इज एग्जॉस्फेयर। इट इज़ द अपर मोस्ट लेयर and extend beyond the ionosphere with a height of 400 kilometer. Light gases like helium and hydrogen float into that space here. देखिए नेक्स्ट टर्म जो है इंसोलेशन इज द इनकमिंग सोलर रेडिएशन। जो देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था लेक्चर्स में ग्रीन हाउस गैसेस में कि जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन होते हैं उनका वेवलेंथ जो होता है वो शॉर्ट वेवलेंथ के होते हैं। Earth absorbs short wave radiation during daytime and reflect back the Earth receive into space as long wave radiation. देखिए maximum insolation is received over subtropical deserts where the cloudless is feast. देखिए तीन पॉइंट आपको और याद करना है कि इक्वेटर जो है वो कंपैरेटिवली लेस इंसोलेशन रिसीव करता है दैन ट्रॉपिक्स। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंफ्यूजिंग पॉइंट भी है, यूपीएससी यहाँ से गेम में प्ले कर सकता है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। दो और पॉइंट है एपीहीलियन। 4 जुलाई इट इज ऑन 4 जुलाई अर्थ इज फारदेस्ट फ्रॉम द अर्थ, एंड नेक्स्ट इज पेरिहेलियन ऑन 3 जनवरी अर्थ इज नियरेस्ट टू द सन। देखिए आप अभी बोलेंगे सर अपोजी पेरिजी भी आप बोल रहे थे, और perigee and apogee is related with the moon, and aphelion and perihelion is related with the distance of earth from the sun. नेक्स्ट इज वेरिएबिलिटी इन इंसुलेशन। क्या क्या रीजंस हैं इंसुलेशंस के वेरी करने का? तो सबसे पहला है रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सेस। दूसरा है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। जब एंगल अगर इंक्लाइन होगा तो ऑब्वियसली जहाँ पे डायरेक्ट सन रेज फॉल करेगा उसका हीट रिसीविंग ज़्यादा होगा। एंगल अगर एंगल पे फॉल कर रहा है तो हीट रिसीविंग कम होगा। ड्यूरेशन, लॉन्गर द ड्यूरेशन ऑफ द डे ग्रेटर इज द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन रिसीव्ड। ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर, अगर वहाँ पे क्लाउड नहीं है, थिकनेस नहीं है, डस्ट पार्टिकल्स नहीं है तो मोर हीट विल बी एब्जॉर्ब। सिमिलरली कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंड इन टर्म्स ऑफ इट्स एस्पेक्ट। देखिए सन अगर स्लोप पे सन फेसिंग स्लोप जो होते हैं वो ज़्यादा रिसीव करेंगे वर्टिकल रेज ऑफ सन अदर दैन अदर साइड ऑफ द अदर साइड। इंसुलेशन का आप ये पैटर्न देख लेंगे, सबसे ज़्यादा ट्रॉपिक्स में होता है, फिर उसके बाद फिर
उसके बाद इक्वेटर में होता है, फिर कॉन्टिनेंट्स में होता है, फिर ओशन, डेजर्ट्स एंड देन अदर एरियाज। नेक्स्ट इज हीटिंग एंड कूलिंग इंडक्शन। देखिए, अगर दो बॉडीज ऑफ अनइक्वल टेम्परेचर अगर आपस में कांटेक्ट में रहेंगे विथ वन अनदर, तो देयर विल बी फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन बॉडी टू दी वार्म बॉडी टू दी कूलर बॉडी। इसको हम कंडक्शन बोलते हैं। कन्वेक्शन एंड एडवेक्शन। देखिए, कन्वेक्शन जो है वर्टिकल हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर को बोलते हैं, और एडवेक्शन जो है वो हम हॉरिजॉन्टल हीटिंग ऑफ द हीट ट्रांसफर को बोलते हैं। नेक्स्ट इज टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। देखिए, अर्थ जो है वो इनकमिंग शॉर्ट वेव रेडिएशन, सोलर रेडिएशन को रिसीव करता है, एंड उसके बाद वो हीट को रेडिएट करता है इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग वेव। तो इट रेडिएट्स एनर्जी टू द एटमॉस्फेयर इन द लॉन्ग वेव फॉर्म। दिस इज द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। देखिए, हीट बजट का मतलब है कि इंसोलेशन इज इक्वल टू टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। एकदम आसान भाषा में मतलब कि जो भी हीट अर्थ रिसीव कर रहा है फ्रॉम दी सन एंड सराउंडिंग्स, तो इस हिसाब से टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, बट दिस डज नॉट हैपन। in fact earth always maintain its temperature। तो दिस इज व्हाट द इक्वेशन इज। जो भी हीट हम रिसीव करते हैं दैट इज लॉस्ट टू द आउटर इन्वायरमेंट, एंड दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज द हीट बजट। नेक्स्ट है मेजर लेक्स। आप इसको पढ़ लेंगे, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको ध्यान रखेंगे। लेक्स एंड लोकेशन। नेक्स्ट इज फॉर्डर पॉइंट्स में हाईएस्ट लोएस्ट पॉइंट ऑफ वेरियस कॉन्टिनेंट। उसके बाद फिर लार्जेस्ट जोग्राफिकल फीचर ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट है हमारे पास कनाल्स और स्टेट। आप इसको याद रखेंगे, आप ये सारे पीडीएफ एक्सेस कर लेंगे, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है। नेक्स्ट इज डेजर्ट। नेक्स्ट इज विंड का नाम। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।